साल है 1962 का। एक शख्स है जो कभी पुर्तगाल गया नहीं है, जो कि मूल रूप से भारतीय है और उसकी फोटो पुर्तगाल में हर जगह पर लगी हुई है, हर एक दीवार पे, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या चाहे वो बस स्टैंड हो। फोटो में लिखा हुआ है कि इस शख्स को जिंदा या मुर्दा भारत से पकड़ के लाने वाले को लगभग $10,000 का इनाम दिया जाएगा। तो नमस्कार जी, मेरा नाम है अमोघ और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेजर सगत सिंह के बारे में। मेजर सगत सिंह भारतीय सेना के एक अफसर थे और उन्होंने अपनी सेवाओं से पूरे भारत का मान बढ़ाया है। तो सबसे पहले उनके जीवन परिचय से शुरू करते हैं। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। उनका जन्म हुआ है 14 जुलाई को 1919 में चुरू नामक स्थान में। चुरू एक राजस्थान का एक छोटा सा शहर है। मध्यम वर्गीय परिवार से थे। समस्याएं साथ जुड़ी हुई थी। लगभग थोड़े बड़े हुए 19-20 साल की उम्र आई। उन्होंने भारतीय सेना में नौकरी कर ली। भारतीय सेना उन दिनों ब्रिटिश इंडिया आर्मी के नाम से जानी जाती थी। सबसे पहले उनकी पोस्टिंग होती है पाकिस्तान में सिंध नामक जगह पर। उसके बाद फिर वो ईरान जाते हैं, भारतीय सेना के साथ साथ रहते हैं, ब्रिटिश इंडिया आर्मी के साथ साथ। फिर थोड़ा समय गुजरता है, वर्ष चेंज होता है, देश आज़ाद होता है 1947 में। उसके बाद जो ब्रिटिश इंडिया आर्मी थी वो इंडियन आर्मी में कन्वर्ट हो जाती है। मेजर सगत सिंह भी इंडियन आर्मी में आ जाते हैं। फिर सन है 1961, जगह है गोवा, महीना है दिसंबर का और भारतीय फौज और भारतीय सेना थोड़ा चिंतित है। चिंता का कारण ये है कि गोवा पे आज भी पुर्तगाल का कब्जा है। पुर्तगाली लगभग आज से 451 वर्ष पहले भारत आए थे 1510 में और वो तब से 1961 तक कब्जा करके बैठे हुए हैं भारत में। भारत में 3 जगहों पे उनका कब्जा है। पहली जगह है गोवा, दूसरी है द्वीप, तीसरी है दमन। इन 3 जगहों पे उनका कब्जा है और अब जबकि आज़ादी के लगभग 13 से 14 वर्ष हो चुके तो अब गोवा को आज़ाद कराना है। इसकी जिम्मेदारी जो है वो दी जाती है मेजर जनरल सगत सिंह, जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से लीड करने वाले हैं। साथ ही साथ इंडियन नेवी भी है और इंडियन एयरफोर्स भी उनकी मदद करने के लिए। लगभग 3 दिन ये ऑपरेशन चलता है, 17 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में, और 19 दिसंबर को फाइनली गोवा आज़ाद होता है। तब से हम लोग गोवा विजय दिवस के नाम से मनाते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या हुई थी। समस्या ये हुई थी, पुर्तगाल वापस तो चले गए थे पुर्तगाली जो भी थे यहाँ पे, लेकिन पुर्तगाली अटैक करना चाह रहा था। यहाँ पर ब्रिटेन थोड़ा बीच में आता है, समझाता है पुर्तगाल को कि कोई मतलब नहीं है भारत पे दोबारा अटैक करने का, क्योंकि हमने भी भारत छोड़ दिया तो तुम भी गोवा छोड़ सकते हो। पुर्तगाल का अटैक नहीं होता है। लेकिन जो बाकी देश थे वो भारत के खिलाफ हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के। फिर जब 1962 आता है तो चाइना को थोड़ा मौका मिलता है सर उठाने का। चाइना भारत से अटैक करता है और भीषण युद्ध होता है। पूरा जो बॉर्डर एरिया चाइना से हम लोग जुड़ा हुआ है पूरे पे अटैक होता है और गंदा युद्ध होता है जिसमें भारतीय बुरी तरह हार होती है। पूरा मनोबल डाउन हो जाता है। उसके बाद में फिर क्या होता है, पुर्तगाल से कुछ टूरिस्ट जो कि अमेरिका के थे मूल निवासी, वो भारत आए थे। उनको एक दिन आगरा में मेजर जनरल सगत सिंह मिल जाते हैं किसी होटल के बाहर। वो उनसे बताते हैं कि आप मेजर जनरल सगत सिंह हो? तो सगत सिंह जी बोलते हैं हाँ मैं मेजर जनरल सगत सिंह हूँ। बोलते हैं आपकी फ़ोटो पुर्तगाल में लगी है। फोटो के नीचे लिखा हुआ है आपको जिंदा या मुर्दा पकड़ के लेके पुर्तगाल जाने वाले को वहाँ पे $10,000 का इनाम मिलेगा। उस समय ये रकम बहुत बड़ी थी। जनरल साहब तो थोड़ा सा हंसमुख टाइप के थे। वो बोलते चलो ले चलो मुझे पकड़ के। बोले अब तो साहब वीज़ा खत्म हो गया, वरना बिना बताए ले जाते। तो ऐसी कहानी है। अब आया वर्ष 1965 का, जब भारत पाकिस्तान का लोंगेवाला युद्ध, बहुत ही फेमस युद्ध जिसके बारे में आप सब जानते हो, वो युद्ध होता है। उस टाइम पे क्या होता है, पाकिस्तान चाइना के थ्रू भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइना पाकिस्तान की बात मानता है। चाइना भारत को कहता है कि सिक्किम में 2 जगहें हैं। पहली जगह है आपका नाथुला पास, दूसरी जगह है आपका जलेपला पास। दोनों जगहों को खाली करो और हमें दो, दोनों पासेस हमें चाहिए। चाइना बोलता है। अच्छा, भारतीय हाई कमान जो होता है, जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, भारतीय सरकार, वो सोचती है दे देते हैं क्योंकि 2 फ्रंट वार हम नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान से ऑलरेडी वार चल रहा है, चाइना के साथ हम इस टाइम पे नहीं। दूसरी चीज़ ये थी कि भारत इतना डरा हुआ था, मनोबल डाउन था। चाइना से 1962 में हारे हुए थे, 3 साल ही हुए थे जब हमारे 2 प्रधानमंत्री, पहले नेहरू जी, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो ही चुका है। इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है भारत की वहाँ पे युद्ध 2 फ्रंट वार लड़ पाए। लेकिन फिर 1965 में क्या होता है कि जो नाथुला पास है वहाँ पर पोस्टिंग होती है हमारे मेजर जनरल सगत सिंह जी की। वहाँ पे ये कमांडर इन चीफ है, मतलब GOC हैं वहाँ के। इनके साथ में एक कर्नल थे जिनका नाम था राय सिंह यादव। ये 2 लोग वहाँ पे मेन है और इनके साथ में पूरी एक टुकड़ी भारतीय फौज की जो 17 माउंटेन बटालियन से आती थी। अब क्या होता है वहाँ पे 1965 से लगभग डेली चाइना से धक्का मुक्की हो रही है एक दूसरे की। इन्होंने उनको धक्का दिया, उन्होंने इनको गाली दी, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। ये उनको गाली दे रहे हैं, वो इनको गाली दे रहे हैं। वो इतने बड़े चाइनीज़ होते ही हैं। तो ये सीन चल रहा है। लगभग 1-1.5 साल बीतता है। 1967 आता है
अब 1900 जब 67-65 से ये कहानी शुरू हुई है, 67 आ गया, डेली धक्का मुक्की तनाव चल रही है, ठीक है। चाइना कह रहे हैं पास हमको दे दो, सगत सिंह, भारतीय सरकार भी सोच रही कि दे दें ये, क्योंकि 2 फ्रंट वार नहीं लड़ सकते, लेकिन सगत सिंह बीच में आते, सगत सिंह बोलते नहीं देना है, क्योंकि यहाँ से आधा चाइना हमको दिखता है, ठीक है। वहाँ पर एक टुंग घाटी है चाइना में, जो नीचे साइड में, वो घाटी पूरी दिखती है, वहाँ से भारत को आसान है चाइना को दबा के रखने के लिए। नाथुला पास बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि दूसरी चीज़ ये है कि नाथुला पास के होके ही हम तिब्बत जा सकते हैं, तिब्बत का जो रास्ता है वो भी नाथुला पास से ही होकर जाता है। तो ऐसी कहानी चल रही थी वहाँ पे। तो 2 साल बीते, लगभग 1967 आ चुका है। 67 में अब क्या होता है कि एक दिन हमारे कर्नल साहब राय सिंह जी और साथ ही साथ सगत सिंह जी, ये लोग डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम लोग फेंसिंग कर देते हैं, एक तारबंदी कर देते हैं, तो ये रोज रोज की कलह खत्म हो जाएगी, उस गाली गलौज बंद हो जाएगा। जब ये अपनी ही सरहद में, अपनी ही जगह में जब फेंसिंग करने जाते हैं तो चाइनीज विरोध करते हैं इस चीज़, क्योंकि उनको लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक चाइनीज भारतीय फौजी किसी सैनिक को गाली वाली देता है, उसकी माँ बहने कुछ गाली देता है, वो सैनिक गुस्से में आता है, वो थप्पड़ मार देता है। उस थप्पड़ में क्या होता है, वो जो चाइनीज सैनिक था वो जमीन में गिर जाता है, उसकी टोपी जमीन में गिर जाती है, ये सीन होता है। फिर चाइनीज क्या करते हैं, वहाँ से फायर खोलते हैं, फायर खोलना मतलब गोली चलाना शुरू कर देते हैं। एक गोली लगती है जाके हमारे कर्नल साहब को। अच्छा, फौज का एक नियम है, अगर किसी उसके हाई कमान अधिकारी को गोली लगती है ना, फिर फौज के सैनिक बावले हो जाते हैं। बावले मतलब कि फिर तो उनको मरना है, हमारे साहब को कैसे तुमने बोल दिया। तो ये चीज़ आज भी भारतीय सेना में फॉलो होती है, यही चीज़ सेम चीज़ वहीं होती है। सगत सिंह देख रहे थे कि हमारे फौजियों को जोश हाई है, वो कहते घुस जाओ, मारो घुस के इनको। तो चाइना की एक चौकी है वहीं पे, उस चौकी को पूरा बर्बाद कर दे चौकी को, भारतीय फौज घुस के मारती चाइना के अंदर, और उसमें लगभग हमारे 25 से 40 जवान शहीद हुए थे, उनके 350 जवान हमने मार दिए थे। आज भी उस युद्ध को देखकर चाइना डरता है। और उसके अब वर्ष चेंज होता है, वर्ष आता है 1971 का। देश की प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी जी, और हालात काफ़ी बदल चुके हैं, लेकिन एक सीन चल रहा है, पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था। पाकिस्तान में भाषा को लेकर विवाद बहुत ज़्यादा था, क्योंकि चक्कर ये था, जो पाकिस्तान का हाई कमान था, जो नेता लोग थे, वो थे यूपी, बिहार और गुजरात से। उनको तो उर्दू आती थी, लेकिन जो डिवाइड हुआ बाद में, वो पंजाब डिवाइड हुआ और बंगाल डिवाइड हुआ। यहाँ पे बंगाल वालों को बंगाली आती है, मुसलमान हैं जो, और जो पंजाबी मुसलमान हैं उनको पंजाबी आती है। खैर, आज पाकिस्तान में पंजाबी बोलते, बात अलग की, लेकिन उन्होंने अपनी उर्दू को नेशनल भाषा मान ली। बंगाली इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाए। बंगाली जो थे, जो पाकिस्तान में गए थे, वो नहीं चाहते थे कि बंगाली के अलावा उनकी कोई भाषा दूसरी उनकी नेशनल भाषा हो, क्योंकि उर्दू हो चुकी थी। इसी का विरोध हो रहा था, लगभग शुरुआत से विरोध चल रहा था, प्रोटेस्ट बराबर चल रहे थे। और जो इधर पूर्वी बंगाल के लोग थे, जो इधर पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ के लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे थे इन सब चीज़ों पर। खैर, सीन आगे बढ़ता है, थोड़ी कहानी आगे बढ़ती है। फिर 1971 का समय चल रहा है। ढाका में ढाका यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर 5 स्टूडेंट इस चीज़ का प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं, बंगाली को हमारी नेशनल भाषा बनाओ, हम बंगाली में ही पढ़ाई करेंगे, उर्दू हमारे समझ में नहीं आ रही है। इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान क्या करता है, जो सैनिक होते हैं वो उनको काट मार मचा देते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर वो बच्चों को मारा जाता है जान से। इसका हाई लेवल विरोध होता है। जब हाई लेवल विरोध होता है, पाकिस्तान क्या करता है, उनका एक जर्नल था, इसका नाम टिक्का खान। टिक्का खान एक, उसको बोलते हैं ना बलूचिस्तान में कसाई, इतना खतरनाक आदमी, उसमें काट मार बचाने के लिए जाना जाता है उसको। टिक्का खान को भेज देते हैं, वहाँ पोस्टिंग होती है अब इसकी पूर्वी पाकिस्तान में। वहाँ जाकर ये काट मार बचाता है, लोगों को घरों में मारना, लोग परेशान हैं, लोग अब भाग भाग के भारत के बॉर्डर के अंदर आ रहे हैं। ये समस्या अपने लिए भी बड़ी हो गई कि भाई इतने लोगों को हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि भारतीय ऑलरेडी समस्याओं से गुजर रहे थे अपनी, साथ में बांग्लादेशी भी आ रहे हैं। अब ये जो पूर्वी पाकिस्तान से लोग हैं भारत में घुस रहे हैं यहाँ के, तो भारत कहता है इस पर हम एक्शन लेंगे। फिर एक बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी नाम की एक फौज बनती, जो बांग्लादेश की जो लिबरेशन आर्मी के नाम से फौज थी, बांग्लादेश की लिबरेशन आर्मी मुक्ति वाहिनी। वो फिर खैर वो फौज क्या आई थी, उनको तो कुछ आते, डंडे लाठी लेके मारने वाले लोग कहाँ बंदूक चला पाएंगे, कहाँ फौज का सामना कर पाएंगे। थी वो भारतीय फौज ही मेन लड़ाई लड़ी जो। उसके बाद बांग्लादेशी फौज लड़ाई लड़ती है, जिसमें मेजर सगत सिंह जो थे वो इंडियन आर्मी की तरफ से लड़ने जाते हैं। अच्छा, एक मेघालय से नदी खुलती है, इसका नाम है मेघना नदी। वो पूरे बंगाल को, जो पूर्वी बंगाल था जिसका पाकिस्तान था, वो कवर करती थी। तो मेघना नदी के उस पार ढाका है। तो यहाँ पर जो ईस्टर्न कमांड है, वहाँ के भारत के ईस्टर्न कमांड के हेड है मेजर जगजीत सिंह अरोड़ा। अरोड़ा साहब क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं सगत सिंह को कि आप जाओ, बस मेघना नदी के पास रुकना, सीधा अटैक मत करना, ढाका पे कैप्चर मत करना ढाका को। ये बात चलती है। यहाँ जो दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में हमारे जो रक्षा मंत्री वो बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी बैठी हुई हैं इंदिरा गांधी जी, साथ ही साथ जो हमारे सैम मानेकशॉ हैं, जो उन दिनों पे सेना के हेड हुआ करते थे, वो भी बैठे हुए हैं।
थोड़ा इंटेंस माहौल है भाई, क्योंकि युद्ध चल ही रहा है। सगत सिंह जी गए हैं वहाँ पे। अच्छा, जगजीत सिंह अरोड़ा साहब कह रहे थे कि तुम सीधा कैप्चर नहीं करोगे, तुम वेट करोगे हमारे अगले ऑर्डर का। सगत सिंह जी थे। सगत सिंह जी बात मान ले तो फिर सगत सिंह जी किस बात में सगत सिंह जी हैं, तो अटैक करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं बांग्लादेश को, मतलब ढाका को कैप्चर कर लेते हैं। अब क्या होता है, जब कैप्चर हो जाते हैं तो यहाँ से फ़ोन जाता है कि हमने कैप्चर कर लिया है, बधाई हो। तो जगजीत सिंह अरोड़ा जी बहुत गुस्से में कि तुमने कैप्चर, ऐसा नहीं होता है अब, क्योंकि जो फॉरेन प्रेशर है वो भी प्रेशर होता है कि अमेरिका अटैक कर देगा। दुनिया भर की चीज़ें चल रही थी साथ ही साथ। ये चीज़ हम किसी वीडियो में इस युद्ध को डीपली समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मोटा मोटा सगत सिंह के बारे में समझ रहे हैं तो हम लोग समझ लेते हैं। सगत सिंह जी से बोला जाता है, जो कि हमारे जगजीत सिंह अरोड़ा जी बोलते हैं कि तुम वापस आओ, ढाका खाली करो। अब सगत सिंह जी भी मानने वाले कहाँ थे, उन्होंने कहा 2 शर्तों में हम खाली करेंगे, या तो मैं मर जाऊँ तो मैं वापस आऊँगा, मेरी लाश वापस आएगी, दूसरा या तो हमारी प्रधानमंत्री जी हमको वापस बुला लें तो मैं वापस आऊँगा। अब इस चीज़ की एक चिट्ठी लिखी जाती है, बाकायदा चिट्ठी जाती है प्रधानमंत्री के आवास पे, जहाँ पे रक्षा मंत्री जी बैठे हुए, मीटिंग चल रही है कुछ। प्रधानमंत्री जी चुप है, उन दिनों काफ़ी इंटेंस माहौल चल रहा था, प्रधानमंत्री जी चुपचाप बैठी हुई हैं। अब जब रक्षा मंत्री जी चिट्ठी पढ़ते हैं तो थोड़ी सी हंसी है, थोड़ी सी दुख भी है कि वापस बुलाना है, क्या एक्शन होगा, कि प्रधानमंत्री जी का गुस्सा हो जाएंगे, सगत सिंह जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा कैसे करती है। खैर, डरते होते वो चिट्ठी रक्षा मंत्री जी पास करते हैं प्रधानमंत्री जी को। इंदिरा गांधी जी चिट्ठी को देखती हैं, पढ़ती हैं चिट्ठी, कहते हैं उस दिन वो इतना खुश है कि वो नाचती हैं। एक फोटो उनके नाचते हुए हाथ में चिट्ठी पकड़ी हुई, वो वही फोटो है। जो लेडी हंसती नहीं थी वो उस दिन नाचती है, इतना खुश हो जाती है। फिर अरोड़ा साहब से कहा जाता है कि छोड़ो, अब जो होना था वो हो चुका है, सगत सिंह जी ने अच्छा काम किया है। फिर खैर बाद में आपने आइकॉनिक फोटो देखी होगी जिसमें पाकिस्तान का नियाजी जो वहाँ का लेफ्टिनेंट जनरल था, साथ ही साथ टिक्का खान, इधर से हमारे जगजीत सिंह अरोड़ा जी। उसमें देखना एक लंबे लंबे शख्स हैं, ठीक, जिनकी हाइट लगभग 6 फुट 7 इंच थी, वो हमारे सगत सिंह जी उसी फोटो में खड़े हुए हैं, जो नियाजी के जस्ट बिल्कुल पीछे। तो इस तरह से 93,000 फौज, जो पाकिस्तान की नकारा फौज है, ये सिलेंडर करती है भारत के सामने, और इनको पड़े पड़े जाने कितनी रोटियां थी, वहाँ पे शिमला समझौता हुआ, उसके बाद ये वापस पाकिस्तान गए। ऐसे तो ये पाकिस्तानी है 2 कौड़ी के, जिनको तमीज़ नहीं है बात तक करने की। तो ऐसी कहानी थी मेरे सगत सिंह जी के बारे में। बाद में फिर ये रिटायर होते हैं 1973 में, या 73 या 76 में फिर ये रिटायर होते हैं सेना से। फिर 2001 में दिल्ली में जो आर्मी हॉस्पिटल है वहाँ पे इनका देहांत होता है, और आज उनको नमन है हमारी तरफ से। और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यार चैनल नया है, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।